क्वेश्चन का ये आंसर है कि अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो तो इंडियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो आपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बनना है, तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बने कि आपको आपकी जो हाई स्टडी है उसको देखकर, आपकी स्पिरिट को देखकर आपको कोई भी हेल्प करे। जैसे अभी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसी जाति किसी भेद के से कोई स्टूडेंट्स नहीं कलेक्ट कर रही, इसमें कोई भी जाति, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंसानियत रख रहे हैं। इंसानियत हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम इंसानियत के माध्यम से ही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, तो इसमें कोई कास्टिज्म का कुछ नहीं है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सभी स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनका वेलकम करता है। जी नेक्स्ट गुरदीप जी। Sure, sir. Thank you. Sure. Dr. Amita Patil, Dr. Amita Patil, please, you can ask question. Hello. Yes. Am I audible, sir? Yes, please. सर मैं फॉरेन से पीएचडी की हूँ। मैंने जर्मनी से अपनी पीएचडी की है। तो जो अभी बच्चे डिस्कशंस कर रहे थे कि एनओएस के रिगार्डिंग नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देती है, so I think that is one of the biggest opportunity which one can explore and can go abroad very easily. और इसके अलावा मैं थोड़ा अभी एक क्वेश्चन था कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हाउ दे कैन एक्सप्लोर एंड कैन गो अब्रॉड, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड। सॉरी यस मीता मैम, अगर आप वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो ये वीडियो अपलोड्स होती हैं, तो प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम सर। आई विजिबल? यस गो अहेड। तो उसके लिए आपने जैसे सजेस्ट किया कि जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं, तो उसके अलावा आप फॉरेन में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, पर्टिकुलरली कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली भी अपने अपने स्कॉलरशिप्स रखती है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जनरल उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ऐड करना चाहती थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें और भी मैं थैंक यू सो मच सर, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पाई और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। इसको और भी हम ऐड करते हैं, एक और भी ऐड करते हैं, इसी को डेवलप करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर ने बताया है। जी ये नॉलेज वाली बात थी। CSR ये कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक फंड, सारे कारपोरेट कंपनीज जो जिसे कहते हैं ना कारपोरेट, तो जो कंपनीज हैं उनको एक कानूनी जिम्मेदारी दी गई है, उसको कहते हैं CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। वो चैरिटेबल वर्क के लिए उनको जवाबदारी दी है गवर्नमेंट ने बहुत पहले, 10 साल पहले से स्कीम शुरू हुआ है, 10 साल पहले से, कि जितने भी कारपोरेट हैं अपने प्रॉफिट का 2% सोशल वेलफेयर में, चैरिटेबल वर्क में लगाएं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, ये अपने कारपोरेट हाउसेस ने ब्रिलियंट बच्चों को फॉरेन में पढ़ाने के लिए वो हेल्प कर, जैसे सिम्बायोसिस के मैनेजमेंट के लोग जो है, ऐसे ब्रिलियंट बच्चे जो मतलब होल्डर्स हैं, जो मतलब उनका अच्छा वो है एकेडमिक अचीवमेंट्स है, उनको वो हेल्प कर रहे हैं। सिम्बायोसिस को लोगों ने किया, टाटा ने किया है, उसके बाद जो वेदांता ग्रुप ने किया है, उसके अलावा जो तमिलनाडु के कम से कम 8-10 कंपनीज है, कर्नाटक के कम से कम 40-50 कंपनीज हैं जिन्होंने चैरिटेबल वर्क में इसको भी जोड़ा हुआ है। और ये आप कारपोरेट जैसे CSR में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कोई भी कंपनी का नाम लेंगे कि CSR फंड से हमको ये फायदा चाहिए, हम ये इस सब्जेक्ट को इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कैम्ब्रिज में जाना चाहते हैं, या हम कहीं भी जाना चाहते हैं, उसका एक्सपेंडिचर ये आ रहा है, तो आप जो फॉर्मेलिटी जो उसको पूरा करके अप्लाई करेंगे तो वो हेल्प करेंगे। वो जनरल क्लास के बच्चों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए ओवरऑल जो भी बात है वो घूम फिर कर वही आ जाती है कि आपके टैलेंट पे, आपकी स्पिरिट पे, आप उसमें कितना उसको टाइम दे रहे हो और उसमें कितना आप
डूबे हुए हों। अगर आप अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो, अपनी स्पिरिट को आप दिखाना चाहते हो, तो आपका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। फंडिंग तो छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जी डॉक्टर पनवर, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? रल साहब कहना ही नहीं चाहेंगे, उनको थोड़ी अपनी बात भी पहले रख ले दीजिए, फिर जो सवाल होंगे वो सवाल भी ले लेंगे। नहीं तो ऐसे लगता है कि एक तो वो 2 ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर ले सकती है कि भाई आपने स्पीकर बुलाया और मुझे समय नहीं दिया, दूसरा कि मैं लेडी थी, आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। अरे नहीं, तो दोनों ऑब्जेक्शन हमारे बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर दिया, एकदम कर दिया। नहीं, दोनों ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर ना आए, इसलिए प्लीज उनको समय भी दीजिए। और जी मैंने फिर बाद में जो सवाल खड़े होंगे स्टूडेंट्स उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। जी आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज आए। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हम लोग जो पठन पाठन और पढ़ने पढ़ाने की पद्धति जो फॉलो करते हैं एकेडमिक में, वो फॉलो की जानी ही चाहिए। मतलब या तो आप लेक्चर पहले कंप्लीट होने दीजिए तब सवाल जवाब लीजिए, या पहले एक स्पीकर का पूरा लेक्चर होने के बाद तब सवाल जवाब दे के फिर नेक्स्ट स्पीकर को बुलाइए, फिर सवाल जवाब करिए। एक व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे वो टूटता है। कॉन्टिन्यूअस जो एक बात होनी चाहिए, जैसे मैं सुबह राम सर जी बोल रहे थे तो मैं लगातार ये महसूस कर रही थी कि बीच बीच में बोला जा रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं होती। गुड लिसनर भी होना ही चाहिए। हाँ, समय सीमा वो जो आप ऑर्गेनाइजर जो देंगे वो बांधी जानी चाहिए, उस समय सीमा में गेस्ट को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं सर को बोलते हुए सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। हमेशा सर को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारी जानकारियां नई मिलती है। बहरहाल अगर आप मुझे बोलने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो मैं 10-15 मिनट बोलूं, या जो जहां से सवाल शुरू हुआ था उस पे जवाब आप शुरू कर लीजिए। आपको ही दे रही हूँ अधिकार कि जो आप कहेंगे वही कर लेंगे, शिकायत मेरी होगी। आप बोलिए डॉक्टर साहब, ऐसे मत करिए, क्योंकि शिकायत कहीं दूर चल रहा है तो एक शिकायत आपकी शिकायत सर माथे पर, लेकिन आप अपनी ड्यूटी भी निभाइए प्लीज। एक अभी हमारे बीच में है मलकीत सिंह, चंडीगढ़ से भाई साहब हैं, हमारे बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने थोड़ी सी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा मैसेज, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसके ऊपर बस इतना ही कहूंगी। उन्होंने भंगी शब्द को लेकर कुछ मुझे व्हाट्सएप भेजा कि ये शब्द का इस्तेमाल महल साहब कर रहे थे और सुबचन राम भी कर रहे थे, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं इसका जवाब इस रूप में देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि अशोक घोष बहुत बड़े बुद्धिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जहाँ लिखे। एक उनकी किताब है वज्र सूची, छोटी सी किताब है, बिल्कुल थोड़े से पेज की, इसमें 53 श्लोक हैं, और उस श्लोक में 53 में उनका अंतिम जो श्लोक है, अपनी पूरी बातचीत में मलकीत सर आपके लिए ज्यादा मैं ध्यान चाहूंगी आपका, जो अशोक घोष हैं वो 53वें श्लोक में लिखते हैं कि जो हट बुद्धि ब्राह्मणों की मिथ्या धारणा को हटाने के लिए हमने यहाँ जो कुछ कहा, जो भी हमने यहाँ व्याख्यान दिया, चाहे मलकीत सिंह बहल हो या सुबचन राम हो, उन पर लागू करते हुए इसको कोट करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ाती हूँ तो जाहिर सी बात है संस्कृत के ग्रंथों का सहारा भी अपनी बातचीत करते हुए जरूर लूंगी। तो जो ब्राह्मण उन्होंने कहा है कि जो हट बुद्धि ब्राह्मणों की मिथ्या जो धारणा को हटाने के लिए हमने यहाँ जो कुछ कहा है, गुणग्राही मनुष्यों को यदि यह तर्क संगत या सही लगे तो ग्रहण करें अथवा त्याग दें। तो मैं बस इतना ही इसका जवाब देना चाहती हूँ। जो भंगी शब्द का आपने जो आपत्ति कही, उसको आपकी आपत्ति सर माथे, लेकिन पूरी बातचीत में जो आपको उचित लगे वो आप अपने पास रखिए, और जो अनुचित लगे उसको रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अशोक घोष जैसे बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं, वज्र सूची पढ़ा जाना चाहिए। मलकीत सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसको मैं आपको भेजूंगी जरूर, बहुत अच्छी किताब है, प्रोफेसर तुलसीराम ने इसकी भूमिका लिखी है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि जिस तरीके से पूरी हमारी जो आश्रम की संस्कृति है, जिस तरीके से हम बार बार
तमाम बामसेफ के प्रोग्रामों में या तमाम अपने सामाजिक आंदोलनों में बार बार ये कहते हैं कि 2 तरह की हमारे यहाँ संस्कृति है, एक आश्रम की संस्कृति, एक श्रम संस्कृति। जो आश्रम की संस्कृति है, उस आश्रम की संस्कृति पर जो कड़ा प्रहार किया गया है, वो प्रहार इन्होंने अशोक घोष जी ने किया था, जो बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं अपनी बातचीत 10-15 मिनट में कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे जो बामसेफ के जो कैडर कैंप लगते हैं वो कई घंटे चलते हैं और हमें उसमें समय का ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी क्योंकि क्लास ही 1 घंटे की लेते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं विद्यार्थियों की भावनाओं को इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि खुद पठन पाठन की प्रक्रिया में हूँ। तो 1 घंटे से ज्यादा हमारे विद्यार्थी थोड़ा सा भटक जाते हैं 1 घंटे के बाद, तो इसलिए 10-15 मिनट लूंगी, क्योंकि बहुत सारा समय आपके सवाल जवाब में भी जाएगा। तो आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं सुबचन सर ने आपके सामने रखी ही हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी अब्दुल कलाम का। आप सब जानते हैं अब्दुल कलाम बहुत जाना पहचाना नाम है, राष्ट्रपति तो रहे ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति से कहीं ऊंचा नाम जो उनका है वो है एक शिक्षक का, शोधार्थी का। विद्यार्थी जीवन उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद तक भी जिया है। उन्होंने हमेशा कहा भी है ये कि मैं जितने बड़े ओहदे पर आज हूँ, लेकिन अगर मैं उसके साथ साथ रिसर्च नहीं करवा सकता तो मेरा कोई वजूद नहीं है। एक बार अब्दुल कलाम जी, हम सब जानते हैं कि कैसी बैकग्राउंड से थे वो। विद्यार्थियों को मैं खासकर बताना चाह रही हूँ। हमारे बीच में अमिता भाटी है, मेरी बहुत छोटे सिस्टर है, और इनको आज मैंने स्पेशल बुलाया था कि आप रहिए, अच्छा लगेगा। डॉक्टरेट करके आई है जर्मनी से, और तमाम हमारे भाई साहब भी, उनके फादर भी जुड़े हुए हैं इसमें। मैं भाई साहब को जय भीम भी बोलती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अब्दुल कलाम को एक बार जब स्कूल में दाखिला लेना था, उनके पास पैसे नहीं थे। स्कूल, कौन सा स्कूल? प्रोफेशनल स्कूल, MIT में जब वो गए, मद्रास इंस्टीट्यूट में, तो उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उनको सिर्फ 1000 रुपए की जरूरत थी। उस वक्त 1000 की क्या वैल्यू रही होगी हम सब समझ सकते हैं। तो उसकी जो बहन थी, उसकी बहन उनके जिद्दीपन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उनको पता था कि ये बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उसने अपने सारे से जेवर बेच दिए। जेवर बेचने के बाद उसको वो फीस का अरेंजमेंट हुआ और उन्होंने MIT में दाखिला ले लिया, मद्रास इंजीनियर में, जहाँ एयरक्राफ्ट का काम होता है। तो उन्होंने काम करना शुरू किया। एक बार उनके जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का, और ये कहा कि अब्दुल इसको तैयार करके लेके आओ। उनके साथ 7 और सहयोगी थे, 8 लोग टोटल थे। 8 लोगों ने इंजीनियर का काम, मतलब एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट लिया। मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि हम एक विद्यार्थी होके जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, हमें अपनी समस्या सबसे बड़ी लगती है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों की, जैसे मलकीत सिंह बैल साहब हमारे बीच में हैं, कहाँ छोटे से गांव से निकलकर आज लंदन की जगह पे बैठे हैं, सुवचन राम सर हैं हमारे बीच में, तमाम लोग, और भी मलकीत सिंह हैं हमारे साथ चंडीगढ़ में, और भी लोग। तो उनके उदाहरण को, हरियाणा में एक कहावत है, जो ठोकर लगेगा और वही संभलेगा। तो मैं उसको ये कहा करती हूँ कि ठोकर लगे ही क्यों, दूसरों को लग रही हो तब समझ लो। अगर दूसरे को कोई ठोकर खा के गिर रहा है और मैं भी साथ में चल रही हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि ठोकर खाने से गिरा है, तो बजाय उसकी ठोकर उसको ही लगे तभी वो संभले, उससे अच्छा ये है कि दूसरा जब ठोकर खा के गिर रहा हो उसको भी संभल ले। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कह रही हूँ। तो जब प्रोजेक्ट दिया, उनके जो प्रोफेसर थे जब चेक करने के लिए आए, उन्होंने ये कहा कि अब्दुल, मैं तुम्हारे इस काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। उम्मीद से मैंने पूरी टीम का कैप्टन बना के तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया था, उसमें तुम ये क्राफ्ट जो तुमने तैयार किया है, डिजाइन जो किया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा देर तक वो स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे नीडी स्टूडेंट है और कंपटीशन तो होता ही है फेलोशिप। तो अब्दुल कलाम के पास उस फेलोशिप के अलावा कुछ था ही नहीं। वो तो आए ही उसी दम पे थे कि फेलोशिप मिलेगी और आपके करियर बनाएंगे अपना। हम सोच सकते हैं कि एडमिशन ही उन्होंने इस तरीके से लिया था, तो फेलोशिप पे ही पूरा इंजीनियर उनका टिका हुआ था। उन्होंने ये कहा कि प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कि मैं आपको सिर्फ
3 दिन देता हूँ, जब तक आप नया क्राफ्ट, नया डिजाइन करके नहीं लेके आते। अगर लेके आते हैं तो आपकी फेलोशिप कंटिन्यू रहेगी, अगर लेके नहीं आते तो तुम्हारी फेलोशिप को हम रोक देंगे। और प्रोफेसर श्रीनिवासन ये कह के चलेंगे। मैं उनकी जीवनी पढ़ते हुए ये आपको कोट कर रही हूँ कि उन्होंने पूरा रात पूरा दिन बिना एक पल झपकाए लगातार क्राफ्ट पे काम किया, पूरी टीम को लगा के रखा। और 2.5 दिन के अंदर, 3 दिन से भी पहले उनके वर्कशॉप में जब प्रोफेसर श्रीनिवासन आए और उन्होंने प्रोजेक्ट का डिजाइन उनके सामने रखा, जबकि 3 दिन थे उनके पास, तो जैसे ही उन्होंने डिजाइन देखा तो उनके मुंह से एकदम ये निकला कि एक्सीलेंट, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, मुझे यही तुमसे उम्मीद थी। जो उन्होंने फेलोशिप का जिक्र किया था वो सिर्फ उसको उसको याद दिलवाने के लिए था, और याद दिलवाने के साथ साथ उनका जो चैलेंज, मतलब किसी चीज को हम चैलेंज के रूप में लें, उससे क्या आविष्कार नया निकलता है, वो एक तरह से ये क्या कर सकता है नया, इन्वेंशन क्या हो नई, ये अब्दुल कलाम ने किया। तो मैं बताना ये चाहती थी कि हमारा जो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम, अगर आप हाल फिलहाल के उदाहरण में देखें, हमारे यहाँ जो भारत के राष्ट्र की जो संकल्पना थी, इसको मैं थोड़ा सा 3-4 लाइनों में हिस्टोरिकल लूंगी, फिर मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ के देखूंगी 2022 हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। तो इसकी बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये देख लें कि हमारा मोटा मोटा जो इतिहास है भारत का, उसमें जो राष्ट्र के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो सोच थी, उस सोच में देश के हर एक नागरिक का विकास हो, ऐसी सोच शुरू से ही नहीं थी। गांधी बेशक ये बात करते थे कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो असमय मारे गए, उनकी सोच ये वाकई थी या नहीं थी, या केवल उन्होंने कहने भर के लिए कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारे जो पूरा का पूरा जो भारत के राष्ट्र के निर्माण की जो नींव रखी जानी चाहिए, जिसका नेतृत्व नेहरू जैसे लोग कर रहे थे, उनके भी सोच में ये नहीं था कि सबको समान एजुकेशन मिले, समान चिकित्सा सुविधाएं मिले, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, तमाम लोगों को तरक्की के रास्ते खुले तमाम लोगों के लिए, बल्कि एक थोड़े से लोग, जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के जो पहले जो 15 साल है, उन 15 सालों में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक मतलब उन 15 सालों में हर एक जिले में एक उच्च स्तरीय मेडिकल इंस्टीट्यूट खोला जा सकता था, हर बच्चे का जन्म किसी मतलब मेडिकल में ही हो। हम सब जानते हैं कि कितनी महिलाएं हमारी हैं जो बच्चा जब जन्मती हैं तो डेथ हो जाती है, बहुत सारी। अब थोड़ा सा आके लगने लगा है कि हमारी महिलाएं जो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करती हैं, अन्यथा तो हम सब जानते कि घरों में दाइयां ही डिलीवरी करवाया करती थी। तो उन 15 सालों में मतलब हर बच्चे का जन्म होना चाहिए था कि लेकिन नहीं किया गया। ठीक उसी तरह हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, और अगर यूनिवर्सिटी होती तो उसके क्या परिणाम निकल सकते थे हम सब जानते हैं। हमारा जो देश है उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट जो बनने की प्रक्रिया में हुआ था, वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कहीं भी रास्ते में नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। हर एक मतलब जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसकी भाषा एक ही माध्यम से होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ जो स्कूल, फिर उसका प्राइवेट स्कूल, फिर हमारे गुरुकुल, फिर हमारे जो तमाम इंस्टीट्यूशन के स्कूल है, गोयनका जैसे स्कूल, तमाम जितने स्कूल, IB बोर्ड है, तमाम तरह के बोर्ड है, वो एक ही अगर शिक्षा की पद्धति लागू होती तो शायद ढांचा कुछ और होता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी ये सब देख रहे थे, इसलिए उन्होंने नेहरू का ये जो प्रोजेक्ट निर्माण था, जो प्रोजेक्ट लेके वो काम कर रहे थे, उन्होंने हमेशा उसको अपने आप से अलग रखा, अपने आप को उनसे अलग रखा उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि ये जो किया जा रहा है भारत के राष्ट्र के जो बुनियाद में जो होनी चाहिए थी चीजें, उस राष्ट्र बुनियाद में जिसको सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए था, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ। हम जानते हैं कि इसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटक में हुआ, कुछ हद तक पंजाब में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। और जिन में इस पॉलिसी को लेके, इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो 15 साल के जो डेवलपमेंट भारत की आजादी के होने चाहिए थे, उन 15 सालों में जिन जिलों ने जिन्होंने विद्रोह किया वो आज अच्छी हालत में है।
शिक्षा के स्तर पे ठीक है, उनका आर्थिक रूप से ठीक है, सामाजिक रूप से ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन काफी हद तक जो हिंदी बेल्ट है हमारी, जो नेहरूवाद की पॉलिसी को एक तरह से फॉलो करती गई, उन्होंने अपना बहुत भारी नुकसान किया। उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगता वो थी हमारी एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि कई तरह की धाराएं पैदा होनी शुरू हुई। शुरुआती दौर से हम मोटे रूप से कह सकते हैं कि 2 तरह की धाराएं थी, लेकिन आगे जाकर वो कितनी धाराओं में बटा ये हम सब जानते हैं। इसका उदाहरण एक छोटा सा अभी हाल फिलहाल में, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ IIT खड़गपुर में प्रोफेसर सीमा शर्मा नाम है शायद उनका, उन्होंने किस तरीके से क्लास में स्टूडेंट्स को अब्यूज किया, कास्ट अब्यूज। आप सोच के देखिए कि ये अशक्त शक्ति आती कहाँ से है। अब सरेआम स्टूडेंट्स को इस तरीके से, वो भी IIT के स्टूडेंट्स को, जो एक तरह से एक्सट्रीम मानी जाती है पढ़ाई के क्षेत्र में, या प्रैक्टिकल एक मतलब एक बड़ी एक IIT अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ऐसे में प्रोफेसर सरेआम बोल रहा है और उसको किसी भी तरह की कोई सजा ना हुई। क्योंकि सजा नहीं हुई, इसलिए कल का अगर बयान आप नोट करें, कौशल मिश्रा ने जो कहा मतलब बहुत भयानक है। BHU के प्रोफेसर कहे जाते हैं, अपने आप को डीन भी है। उनका बयान जो है WHO को कोट करते हुए उन्होंने जिस तरीके से कहा है, आप सबको इसकी जानकारी होगी शायद, और जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया बाबा साहब अम्बेडकर को, और हिकारत के शब्दों का प्रयोग करके जलील किया एक तरह से पूरी व्यवस्था को, ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है, उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, शुरुआत रूप से बहुत अच्छा रहा, लेकिन जिस तरीके शुरुआत रूप से अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम आजाद भारत का सपना देखकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में थे, उस आगे बढ़ते हुए की प्रक्रिया में हमने एक राष्ट्र निर्माण का जो एक कंसेप्ट लेके आए, उस राष्ट्र निर्माण के बुनियादी ढांचा था शिक्षा। लेकिन उस शिक्षा में भी हमने किस तरीके से चीजों को बदला वो हम सब जानते हैं, और उसका मेन जो कारण रहा, पहले भी था, आज भी है, वो है कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम कभी भी हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसलिए आप देखिए अमिता भाटी जैसे स्टूडेंट जो जर्मनी जैसे यूनिवर्सिटी में डिग्री लेकर आते हैं, या तमाम और भी लोग, और भी बहुत सारे हैं हमारे। अभी हाल फिलहाल में लंदन में एक स्टूडेंट का प्रश्न भी है, शायद उस प्रश्न का जवाब इस रूप में मैं अपनी बातचीत में भी दे रही हूँ। हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, अरविंद हैं यूपी से, उनका लंदन एडमिशन हुआ, PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट करना टीचिंग करने की तरह होता है। हमारे यहाँ सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, वहाँ बाकायदा फंड किया जाता है और उसको एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखा जाता है जो डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं। तो वो भी गए हैं। और आपको मैं बता दूं, सबको जानबूझ के साझा कर रही हूँ आप सबके बीच में, कि जब संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे तो हमारे अपने जैसे ही लोगों ने मदद की खूब, कि उसका हौसला अफजाई किया, बल्कि उसकी फीस में भी उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने सहयोग किया। तो मैं सर की एक छोटी सी बात को जरूर कोट करूंगी कि सर ने जो कहा था कि जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है हमारा, वो है नहीं हमारे बीच में। ये मैं भी स्वीकार कर रही हूँ, और इसलिए सर की बात को इंडोर्स कर रही हूँ कि आप तो समाज की बात कर रहे हैं, मैं घर की बात कर रही हूँ एक लड़की होने के नाते। आप बता दीजिए, हमारे घरों में जो फीमेल काम करती हैं, आपको चाय बना के देती हैं, आपको नाश्ता देती हैं, आपको खाना बना के देती हैं, आपके बच्चों को पालती है, आपके बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाने का काम वही करती हैं। आप उनके प्रति कितना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, आप कितने उनके एहसानमंद होते हैं। आप तो उसको तो काम ही नहीं मानते। इसका सवाल भी तो बीच में उठेगा ना, कि आप केवल समाज की बात नहीं करिए, आप घर की भी करिए। मैं सर की बात को इंडोर्स कर रही हूँ कि सच में हमारे यहाँ जो टेम्परामेंट बना हुआ है, वो हम चीजों को बहुत सही रूप से लेते हैं, और वो इस तरीके से सही ले जाते हैं उसको कि सामने वाला आपकी बातचीत से हर्ट भी हो सकता है, ये हमें पता ही नहीं होता। और यही वजह है कि बाहर जितनी भी कंट्रीज में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, आप जितनी भी जगह जाइए, आपको हो सकता है कुछ चीजों से आपके साथ उनकी सहमति ना हो, लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग देखिए कैसा है, और हमारे यहाँ का देखिए। इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का हमेशा बंटाधार रहा है, क्योंकि हम आपस में नहीं इस तरीके की एक तरह से एहसान नहीं मानते हम किसी का, हम अपनों को भी नहीं मानते।
हम अपने माँ बाप का, अपने समाज का, आप मैं बिल्कुल एक बहुत खराब वाला, मैं जानती हूँ खराब है, बहुत खराब वाला एक एग्जाम्पल दूंगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब जानते हैं, और सोशल मीडिया में कोई भी पब्लिकेशन की प्रक्रिया से गुजरती थी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती और सीधा टेलीकास्ट हो जाती है। हमारे अपने ही लोग, सो कॉल्ड जो हमारे अपने समाज के लोग हैं, वो आपके कोई भी कुछ बात करिए, तुरंत आपको कटघरे में खड़ा करेंगे, जो कहेंगे कि आप लोगों ने समाज के लिए क्या किया। तो जब वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सोच के देखिए, जो आदमी अपनी मतलब आप फर्स्ट क्लास अधिकारी है, इसके बावजूद भी समाज में जाके जागरूकता का काम कर रहे हैं, अपनी चीजों को छोड़ के, अपनी प्रमोशन को छोड़ते हैं, अपने इंक्रीमेंट्स को छोड़ते हैं, आप तमाम अपने लालच को छोड़ते हैं, समाज में जाके काम करते हैं। आप सोच के देखिए कि आप अधिकारी भी हैं, सरकारी नौकर हैं, तब भी आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, और काम करते हुए क्योंकि आप सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आपको कितना सारा झेलना पड़ता है, आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सीधा ये तो कोट कर देंगे कि सुभाष चंद्र राव ने सारी उम्र क्या किया, क्या किसी एक भी बंदे को लगवाया। बड़ा आसान भाषा में बोलने का तरीका होता है, क्या कर लिया आपने अभी तक, आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे कई बार ये लगता होता है कि हम समाज की बात तो करते हैं, लेकिन वो समाज जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, आपको फीस देने आता है, पूछता है कि आप कैसे पढ़े हो, आपके घर में बिजली है या नहीं है, आप दिए की बाती के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, धुआं जिसमें पूरे नाकों में जाता है, तब आता है कोई समाज पूछने के लिए। और लड़कियों के विशेष संदर्भ में मैं बोल रही हूँ, ये माफ कीजिएगा, क्योंकि एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मेरी अपनी एक ये जिम्मेदारी भी बनती है। एक महिला होने के नाते पूछ के देखिए आप कितना मतलब सहयोग कर पाते हैं उनका। तो ये बहुत मतलब इससे जो एक शक्ति आनी चाहिए काम करने की, वो कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि बदलाव तो हो नहीं रहा, छोड़ दीजिए, फिर क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की। और बहुत सारे लोग तो सीधा कह देते हैं कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ इस बात के माध्यम से कि हम लोग जो एक जो निहायत जरूरी है कि हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी को समाज के साथ साथ सबसे पहले परिवार, उसका माँ बाप, जिसने पूरी जो फर्स्ट पीढ़ी गई है, जो बिल्कुल एकदम जिसने काम करते हुए तमाम तरह के शोषण को सहन करते हुए आपको यहाँ तक पहुंचाया है, आप कम से कम उसके तो एहसानमंद होइए। समाज के आप बाद में हो लीजिएगा, लेकिन कम से कम आप अपने पेरेंट्स के, जिस पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ किया, उसके तो कम से कम आप एहसानमंद रहिए। हमारे नए विद्यार्थी भी हैं कुछ इसमें जुड़े हुए, मैं उन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ये कहूंगी कि बहुत आसान होता है माँ बाप को कटघरे में खड़ा करना, हम भी करते हैं कई बार। हमें भी लगता है कि हम लोग अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते तो आज हम विदेश में होते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए हमारे परिवार ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, दिन रात मेहनत करके हमारा खर्चा पानी उठाया है, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो मैं एजुकेशन की तरफ आना चाह रही हूँ अब सीधा। हमारे साथ ही साथ मतलब एक हम अपने नई जनरेशन को न्यू मतलब लिबरल जो एक पॉलिसीज हैं, या उसको न्यू लिबरल ना भी कहें, मतलब जो एक आगे बढ़ने की गाइडेंस है, वो तो दे ही दे उसको, वो तो जरूरी ही है। हम अपने विद्यार्थियों को आगे कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए हम उनको जागरूक करें, लेकिन साथ ही साथ हमारे अपने विद्यार्थियों को ये सुविधाएं किस आधार पर मिली हैं कि आज हम ऐसे यूं इंटरनेट पे बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं, उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है उनको जागरूकता इसके बीच में आना। मैं आज एक छोटी सी बातचीत, किसी ने बीच में पूछा था दलित मजदूरों वाला, उसका एक लाइन में जवाब दूंगी कि जो दलित मजदूर को जो लेके जाए, जो यूएसए में लेके गए और मंदिर बनवाने के लिए उनसे पूरा हंगामा खड़ा हुआ है इसके ऊपर, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ यह है कि आपको पता है कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा हुई, लेकिन इंडिया के मीडिया ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, या तमाम हमारा मीडिया जो सवाल खड़े करता है एक सेकंड में, अगर कोरोना काल में कोई किसी की सहायता कर रहा है तो उसको पकड़ के पूछताछ की जा रही है कि आप बताइए ये चीजें आपके पास आई कहाँ से, उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो मदद कैसे कर पा रहे हैं। ठीक उसी पैरेलल में कि हमारे यहाँ जो मानसिकता है असल में, आप हम सबको पता है कि जितने मंदिर बने हुए हैं
इतिहास उठा के देख लीजिए, ये जो गंगा और वो जो कुंभ का मेला जहाँ लगता है, प्रयाग में जहाँ गंगा यमुना दोनों मिलती हैं, वहां पर एक किला है। और अगर मैंने वो देखा है अपनी आंखों, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हूँ तो इसलिए कोई भी बात बिना तथ्य के मैं नहीं कहती। ये मैं पहले भी करती रही हूँ और आज भी ये कह रही हूँ, बिना प्रमाण के, केवल भाषणबाजी से हम मैं गई थी उसमें जहाँ वो कुंभ का मेला लगता है। वहां अगर आप नाव में बैठ के बैक साइड में आ जाए किले की, तो किले के ऊपर बैक पानी के अंदर है, वो दीवार पानी के अंदर है, नदी ऐसे बह रही है, तो दीवार पे इस तरफ जब आप नाव लेके यूं चक्कर काटेंगे तो इस तरफ उस दीवार के लास्ट कोने में आपको चित्र दिखाई देगा। और वो चित्र मतलब एक राजा दिखाई देगा उसमें, आपको एक मजदूर भी दिखाई देगा, ऐसा करके। तो हमने नाव वाले से पूछा, अब लेके आइए, तो वो ऐसे 11 बार रिपीट करवाते हैं। तो 11वीं बार जब कहते हैं कि अब पानी लेके आए, तो पानी के पास जब वो सरोवर के पास जाते हैं तो जो जितनी गंदी मिट्टी थी वो सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी होती है, और जो स्वच्छ पानी था वो सारा का सारा पानी ऊपर आ जाता है। तब वो व्यक्ति पानी लेकर आता है। इसमें मैं कहना ये चाहती थी यहाँ कि अगर आप अशांत हैं तो डू नथिंग, कुछ मत करिए उस दिन, केवल शांत बैठिए, क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तमाम तरह के, आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो SC ST स्टूडेंट्स हैं, इवन OBC भी, SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, लेकिन वो पॉलिसीज इस तरीके से लेके आती है कि एक तो आपको वेबसाइट पे, हालांकि एक बार बीच में तो ये घोषणा की गई थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, लेकिन वेबसाइट पे ज्यादातर सूचना हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में ही होती है। फुल ब्राइट फेलोशिप का मैं जिक्र करना चाहती थी कि अमिता ने जो बताया उसकी बात को इंडोर्स करते हुए, और सुबचन सर ने जो कहा था, एक फेलोशिप है फुल ब्राइट फेलोशिप, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। अगर आप बाहर जाने के इच्छुक है स्टडी करने के लिए, तो ये स्कॉलरशिप एकदम आपके हाथ में है। आपका इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, आप इसके काबिल बनिए। इसमें तमाम तरह के, न केवल स्टूडेंट्स, मैं तमाम पार्टिसिपेंट है उनको भी बता दूं कि फुल ब्राइट फेलोशिप केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं देता, बल्कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार फुल ब्राइट फेलोशिप से कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी संजय एंगड़े करके हैं जिन्होंने कास्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कूल में अपना स्टडी कर रहे हैं, वो भी इसी फेलोशिप के तहत गए हैं, शायद दूसरी फेलोशिप है। तो बहुत सारी फेलोशिप है। एक चीज लास्ट, बस मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि हाँ, मैं सरकारी पॉलिसीज की बात कर रही थी। सरकार ने बहुत सारी चीजें डाली है वेबसाइट्स पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे स्टूडेंट्स उसका यूज नहीं करते, जबकि करना चाहिए। मैंने पिछली बातचीत में भी कहा था, आज भी कह रही हूँ। ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपको? मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तमाम, हरियाणा का तो मैं एग्जाम्पल ही बता सकती हूँ, मेरे ही जानकार हैं जिनकी बेटी का एडमिशन हुआ नर्सिंग में, उनको स्कॉलरशिप फ्री, मतलब वो नर्सिंग कर रही है वहां से। और फ्री नर्सिंग का मतलब जो मैं बताना जो चाह रही हूँ वो ये कि फ्री नर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, बल्कि वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, प्राइवेट, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो पंजाब में भी हैं, नर्सिंग करवाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं। वो करते क्या है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, लास्ट और अपनी बात कंप्लीट करती हूँ, कंक्लूड करते हुए। वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को एडमिशन दे के आपको क्योंकि आपको एजुकेशन चाहिए, तो आपको फ्री एजुकेशन आपके लिए सबसे बड़ा एक हथियार होता है, जहां आपको फीस ना देनी पड़े। लेकिन आपकी एडमिशन के नाम पे तमाम तरह का इंस्टीट्यूट सरकार से फंड लेता है, पूरा स्कॉलरशिप, जो हजारों की संख्या में है। और ये मैं एकदम मतलब फैक्ट के आधार पर बता रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अव्वल तो हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियर करना या BEd करना या IIT में करना या
आपका जितने भी साइंस, मेडिसिन का, स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का, टेक्नोलॉजी का, तमाम जितने भी फील्ड है हमारे, उसमें जाते ही नहीं है, बहुत कम जा पाते हैं। और जो जाना चाहिए जिनको उसमें एडमिशन लेके फॉर्म भर के और सीधा एडमिशन लें, तो वो फेलोशिप डायरेक्ट आपको नहीं मिलती। इसमें पेंच यहीं पे है। मैं बस, मेरी बातचीत यहीं, मैं ये जो पॉइंट है जिसके तरफ मैं ध्यान देना चाह रही थी आपकी, वो यही है कि फेलोशिप तो डायरेक्ट मिलनी चाहिए कायदे से आपको, लेकिन वो फेलोशिप सरकार आपको नहीं देती, वो देती है इंस्टीट्यूशन को। तो इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो आपको तो एडमिशन देंगे फ्री में, लेकिन उस एडमिशन के नाम पे वो सरकार से बहुत फेलोशिप लेते हैं। तो ये चेंजेज हैं, मतलब सरकार मजबूरी में, क्योंकि संविधान में है, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से हमें मिला है, उस संवैधानिक अधिकार को तो खत्म नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या करती है फिर, उसके तरीके दूसरे निकाल लेती है, जिन तरीकों में हम लोग, हमारे विद्यार्थी फंस के रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल पैनी नजर रखिए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और 4 पॉइंट्स अब्दुल कलाम के उदाहरण मैं आपके सामने मैंने दिया था, जो उनको जरूर रिपीट करूंगी। आई विल हैव ग्रेट एम, सुवचन राम सर ने भी बताया। अपने सामने एम रखिए, बिना एम आप एमलेस आप कुछ नहीं कर सकते। आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर द नॉलेज, आप लगातार नॉलेज एक्वायर कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मत भूलिए कि हमें आज भी अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। उनसे अगर वो 4 श्लोक बोल रहे हैं, मैं 8 ना बोलूं, तब तक मेरी विद्वता संदेह के घेरे में है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाह रही हूँ कि हमें कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। और उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच रखनी चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है। और ये याद रखिएगा, एजुकेशन पॉलिसी लागू होकर रहेगी, आप उसमें जितना मर्जी उसमें चेंज करने की डिमांड कर लीजिए, या जितना मर्जी उसमें बदलाव की डिमांड करें, जितना मर्जी उसमें बहस कर लीजिए, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज को लेकर आएगी। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को, जो खासकर 12वीं क्लास में विद्यार्थी हैं या 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन पे भी जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि एमए आगे 4 साल की होने जा रही है, बढ़ेगी, एमफिल खत्म कर दी, पीएचडी लंबा दूर तक चलेगा, जो अपना आप डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहेंगे, ये बदलाव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसलिए हमेशा ये मान के चलिए कि मुझे क्या करना, मैं क्या करूँ, आई विल डू हार्ड वर्क, मेरे पास ये मेरे हाथ में, मैं लगातार काम करूँ, मुझे सीधा अगर करना पड़ेगा तो मैं लगातार उसके ऊपर काम करूंगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी करते थे हमेशा। आप सोच के देखिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती कम से कम इतना हार्ड वर्क कि एक व्यक्ति लाइब्रेरी में घुसता है और सिर्फ ब्रेड खाने के लिए बाहर आते हैं और पूरा दिन लाइब्रेरी में रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। सोच के देखिए कितनी नॉलेज एक्वायर की है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल संविधान लिखा, बल्कि हिंदुओं के लिए हिंदू कोड भी लिखा। कैसा विजन रहा होगा, उन्होंने केवल दलितों बहुजनों के लिए काम नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदू जात के लिए भी किया, हिंदू समाज के लिए किया, उनकी महिलाओं के लिए भी किया है। ये कहाँ से आ रहा था अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसलिए हमारे विद्यार्थियों को हमेशा मतलब हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और ये छोटी छोटी चीजें जो है इसको डिस्कस किया जा सकता है, आप डिस्कस कीजिए, मत घबराइए डिस्कशन करने में, क्योंकि डिस्कशन सबसे बड़ा माध्यम होता है अपने डिप्रेशन को बाहर निकालने का। अपने माँ बाप से खुलकर बात कीजिए और माँ बाप को भी कैटेगरी में खड़ा करिए। अगर वो आपकी बातचीत को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप अपनी काबिलियत से माँ बाप को भी कन्विंस करिए, बल्कि और कन्विंस होते हैं। 2 दिन की स्ट्राइक कर दीजिए, हंगर स्ट्राइक कर दीजिए। मैं तो यही किया करती थी, जब भी मेरे चाचा मुझे मना करते थे आगे बढ़ने के लिए, मैं 2 दिन हंगर स्ट्राइक कर देती, खाती नहीं थी कुछ। देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको भी, तो मैं खाती नहीं थी कुछ, 2-3 दिन हंगर स्ट्राइक पे रहती थी, अपने आप मान जाते थे, और कोई विकल्प नहीं था। तो इसलिए विकल्प ढूंढिए अपने लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब तमाम पार्टिसिपेंट का और डियर स्टूडेंट्स का और सुवचन राम सर, मलकीत सिंह बैल साहब जो हमारे मेंटर हैं, सुवचन राम सर, मलकीत सर और तमाम इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से इतना ही कहूंगी कि आपका प्रयास बहुत अच्छा है और इस प्रयास को आप बनाए रखिए। हमारे स्टूडेंट्स को हम
मेरे सुझाव के अनुसार बस इतना ही कहेंगे कि आपको उनको आप यहाँ तक कैसे पहुंचे ये भी उनको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का, और आगे वो कैसे बढ़े, कैसे नॉलेज ले पाए, क्या क्या सक्सीड होने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, ये भी हम गाइडेंस साथ ही साथ देते रहें। मैं ऑर्गेनाइजर से एक निवेदन जरूर लास्ट में करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर स्टूडेंट्स का है कोई टॉपिक, तो स्टूडेंट्स को पेशेंस रखने के लिए कहिए, और स्टूडेंट्स के जो लेक्चर पे जो कहा गया है उस लेक्चर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को एक तरह से करेज करिए कि वो इसके ऊपर बात करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय भीम। गोविंदर जी, रवि जी आपको भी थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए। साहब नहीं, कोई बात नहीं है, मैं सुन रहा हूँ, तो सभी को जय भीम नमो बुधाए। तो साहब जी आपसे सीखा कि सुनना भी चाहिए, ये बोलने वाले तो हमारे पास बहुत होते हैं, तो सुनकर भी देखना चाहिए कि कैसे बोला जा रहा है, तो कैसे हमें बोलना चाहिए। तो काफी अच्छे स्पीकर जो है हमें ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को काफी मेरा ख्याल है ज्ञान मिल रहा है। तो इसी के साथ हम आगे का जीवन अच्छा व्यतीत कर पाएंगे। और हम तो फिर लास्ट में जो 2-4 शब्द बोलने हैं तो बोल सकते हैं, तो पहले ही बच्चों के क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चे की बोलना चाहते हैं। और मैं तो बहुत टाइम नहीं लेना चाहता, टाइम काफी हो गया कि ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर हमें डाउनलोड करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर हम डाउनलोड नहीं कर पाते। कि हम चाहते कि स्पीकर्स को एक बार 1 महीने में जरूर लेते आएंगे, पर 2 घंटे के लिए ही करें तो और बढ़िया होगा। कि फिर हम लोग डाउनलोड करके जो आप अपने YouTube के ऊपर हम चार सकते हैं, और दूसरे लोग और दूसरे बच्चे भी इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए कि हम चाहते कि 2 घंटे का ही समा हो तो बढ़िया बात है। जैसे हमारे पास 2 स्पीकर है और 30 मिनट एक के होते हैं, 30 मिनट दूसरे के हों, 1 घंटे का स्पीच दो, तो उसके बाद फिर 1 घंटे के क्वेश्चन आंसर हो तो 2 घंटे में हम खत्म कर दे तो बहुत ही बढ़िया होगा। पर ट्राई करेंगे कि 2 घंटे में तो कुछ खत्म हो। तो स्पीकर तो हमें मालूम है कि 5 घंटे के लिए भी बोलते जाएंगे, वो थकेंगे नहीं। उसका एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, और वो बामसेफ के मेंबर है, तो उसको बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता कि चलो हम बच्चों के क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन लेकर फिर लास्ट में 1-2 शब्द और बोलेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, फिर हम बंद कर देंगे। थैंक यू वेल साहब, थैंक यू गरीब जी, थैंक यू राव साहब। तो हमारा कमल बोध जी है, राज बोध जी और सभी साथी जुड़े हुए हैं, तो हमारे बीच में प्रवीण बंगा जी हैं। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो फिर हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू गरीब जी। थैंक यू सर। दीप जी क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट बैल साहब की किस तरह तुसी चाहते हो क्वेश्चन ले सकते जा। आप क्वेश्चन ले ले पहले। वैसे तो कुछ साथी हैं इंटरनेशनली वो बोलना भी चाहेंगे, लेकिन बच्चों का उदीप जी क्वेश्चनिंग के लिए अभी टाइम बहुत हो गया, क्योंकि अब फिर हैंड रेज बहुत हो जाएंगे। तो आई थिंक सर अभी चरण सर का कोई लास्ट चैप्टर बाकी है वो सुन लीजिए। उसके बाद जो न्यू गेस्ट आए हैं उनको कुछ सेकंड का टाइम दे दीजिए, 1 मिनट का जब कुछ भी, तो फिर इसको करते हैं जी। इसमें लिसनिंग का ही था ज्यादा बच्चे, फिर अब इतने हैंड रेज है भी नहीं है कुलदीप जी हमारे पास, कुछ ही है। 3-4 हैंड रेज है सर, 3-4 है हैंड रेज। पहले जी उनके क्वेश्चन करवा लीजिए प्लीज। ओके जी सर। क्वेश्चन पूछें जी, फटाफट टाइम। हाँ जी कमल जी, कमल जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन कौशल मैम से है। जैसे कि
मैम ने बताया कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं बताना चाहती थी कि मेरा ब्रदर है, वो आईआईटी कर रहा है कॉलेज से, तो उसकी जो स्टडी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो उसे स्कॉलरशिप आई थी 5,000 6,000 की, तो उसने कॉलेज वालों ने वो साइन करवा ली, उन्होंने अपने पास रख ली, मतलब इंस्टीट्यूट ने। तो मतलब वो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप होती है या फिर वो इंस्टीट्यूट की होती है? आई जस्ट वांट टू नो दैट, तो प्लीज आप मुझे बताएं। मैं जब बोल रही थी मैं यही बताना चाह रही थी कि हो क्या रहा है, इन्होंने क्या किया, सरकार की हाँ जी, बदमाशी है इसलिए ये हाँ सीधे जी। रूप तो में अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, अगर इंस्टीट्यूट को सेंड, तो वो डायरेक्ट भी कर सकती है, तो स्टूडेंट को क्यों सेंड करेगी? वो ना डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को भी कर सकती है। कायदे से तो होना तो स्टूडेंट का राइट चाहिए, ये फेलोशिप हाँ स्टूडेंट के जी, लिए हो, ठीक है। लेकिन सरकार हाँ क्या जी, करती है, जानबूझ के स्कूल स्टूडेंट को ना देकर इंस्टीट्यूशन को देगी। और वो क्या कर, ओके, जैसे आपके भाई ने किया, साइन उनसे हाँ करवा जी, ली और उनके नाम से पूरी की पूरी फेलोशिप इंस्टीट्यूशन को चलेगी। हाँ जी, बेसिकली इसमें ना बिल्कुल। हमें थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप सचेत ओके, रहेंगे तो ये ध्यान रखने की, इसमें असल में बड़ा है पेचीदा। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट को क्योंकि पढ़ना भी है उसी इंस्टीट्यूशन में, ये भी करना है ना वो, अब हाँ जी। विरोध भी एक्चुअली उस कैसे। टाइम उसके एग्जाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने मतलब कंपल्सरी किया कि आपको करना ही पड़ेगा, तभी वो लोग आपको सीट देंगे, एग्जाम करवाएंगे। मैं वही उन्होंने कहना ये चाह रही मतलब हूँ, वो उस टाइम कंडीशन रखी ये थी। जानबूझ के इस तरीके से किया जाता है, स्टूडेंट को ब्लैकमेलिंग है एक तरह से, अच्छे शब्दों में कहा जाए तो। और ये बड़े लेवल पे हो रहा है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है, हमारी मेरी एक जानकार थी, वो बीएड करना चाहती थी, हरियाणा बोर्ड से उसने बीएड की। तो बीएड करने के बाद मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछा कि आप लोगों को कोई स्टाइफंड वगैरह नहीं मिलता? हम लोग जब पढ़ते थे तो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमारे टाइम में बहुत मतलब विकास वाला युग रहा होगा, लेकिन हाँ फेलोशिप जी, जो मिलती थी हमें ही मिलती थी सीधा, और हमारे ही मतलब खाते में आए या जैसे मर्जी आए ऐसे हमें डायरेक्ट मिलती थी। तो मैंने उस हमारे स्टूडेंट से पूछा, जो बीएड कर रही थी वो, मैंने कहा आपको फेलोशिप नहीं मिलती? तो उन्होंने कहा कि असल में फेलोशिप के नाम से ही ये एडमिशन दिया गया है कि हम आपको फेलोशिप देंगे, आप यह एडमिशन। मैं नर्सिंग का बीच में आपको जिक्र कर रही थी, हरियाणा में झज्जर एक जिला है, रोहतक के पास में है, वहां एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, नया प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। उन्होंने क्या किया, जब स्टूडेंट की एप्लीकेशन इनवाइट की गई, उस स्टूडेंट से 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस मिली, ठीक है। और घर वालों को लगा कि क्योंकि नर्सिंग है, जाहिर सी बात है टफ है, और पैसा इतना होता नहीं, गरीब व्यक्ति है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 10 का ले लिया और एडमिशन ले लिया। लेकिन हर महीने उस स्टूडेंट से सिग्नेचर करवाते रहे बिना बताए। जैसे आपका तो कम से कम उनको हाँ पता तो जी, लग गया कि फेलोशिप के पैसे के ऊपर साइन करवाए जा रहे हैं। उस लड़की से हर महीने करवाते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं 2 तरह की नर्सिंग होती है, एक तो साइंस के स्टूडेंट नर्सिंग करते हैं, एक कॉमन जो 12th क्लास पास करके कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग कर ले, तो वो हर ऐसी करते हैं। तो हमने जब पूछा, उनसे बातचीत हुई मेरी जब उससे, तो मैंने कहा कि आपको फेलोशिप वगैरह नहीं कोई मिलती है? तो उन्होंने कहा हमें तो उल्टे हम नहीं दिए थे 10,000 रुपए उनको। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसके नाम से फेलोशिप दे रही है उनको, और ये खाली रिकॉर्ड बनाते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे पास एडमिट हुए हैं, उनकी लिस्ट सरकार को भेज देते हैं, और वो लिस्ट मिलने वापस आके सारा का सारा पैसा, जो लाखों में होता है, हजारों में नहीं होता, हाँ लाखों में होता है, जितनी भी टेक्निकल फील्ड है उनका फेलोशिप अच्छा खासा होता है, तो वो सारा का सारा फेलोशिप खुद खा जाते हैं। तो ये इस पॉलिसी के ऊपर, इसलिए तो हम बार बार ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे यूपीएससी आईएएस क्लियर करेंगे, और जब पॉलिसी मेकिंग में पहुंचेंगे, जहां सवाल जवाब खड़ा करेंगे वो, तब हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके के दौर से अब हम गुजर रहे हैं, बड़ा माइन्यूटली चेंज किया जा रहा है। मैंने कहा था ना अपनी बातचीत में भी कि अब हाँ बाबा जी, साहब अम्बेडकर के नाम पे मजबूरी में उनको देना तो पड़ रहा है, देना तो पड़ेगा ही उनको, वो ये सबको हाँ पता है। जी, क्योंकि आम भाषा में अगर आप कोई स्कॉलरशिप बंद कर दो, स्कॉलरशिप तो बंद हुई है, एसटी का आपको पता है, राजीव गांधी फेलोशिप पिछले साल बंद हुई, एसटी वालों ने हाँ कुछ भी जी। नहीं किया। ये बेसिकली हाँ, चेक एंड थोड़ा सा बैलेंस भी किया, प्रोटेस्ट हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में, बट उसके बाद तो बंद ही हो गया। कुछ नहीं हुआ, बंद हो गया। ठीक उसी तरह धीरे धीरे ये बेसिकली क्या करते हैं, जब यूं लगता है कि ये सोसाइटी का हिस्सा
इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर जाएगा, तो उसको थ्रो कोर्ट उसको वापस ले लेते हैं। और अगर उनको ये लगता है कि ये समाज तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, तो वो फेलोशिप को बंद करते हैं। बहुत सारी फेलोशिप ऐसी होती है कि आपको पता ही नहीं होता कब बंद हुई और कब खुली। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, अब पॉलिसीज में बदलाव कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार अपनी बातचीत में कहा था कि बहुत सारी फेलोशिप ऐसी है जो यूजीसी भी देता है। यूजीसी के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे पिछली बार मैंने जिक्र किया था ICMR, ICHR, ICSSR, ICPR, ये फेलोशिप देता है। अब मैं आज की बातचीत में ये कहना चाह रही हूँ कि वो फेलोशिप आखिर जाती कहाँ है, फिर वो वापस चली जाती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का पहले से ही अपना सेट विजन होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सारा फेलोशिप वापस जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, बातचीत लंबी होगी लेकिन 2 मिनट खत्म करूंगी। ओबीसी का फंड आया था, ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ, तो हमारे वाइस चांसलर ने क्या किया, कायदे से तो वो ओबीसी का फंड था जो ओबीसी के स्टूडेंट पे, ओबीसी के टीचर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तमाम चीजों पे खर्च होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, वीसी ने ओबीसी का जितना भी फंड आया था तमाम यूनिवर्सिटी को के लिए उन्होंने लैपटॉप खरीद लिए, सबके लिए लैपटॉप खरीद लिए। अब इससे क्या हुआ कि जो जिनको लैपटॉप मिले उनको क्या जरूरत है ये बात उठाने की कि ये तो फंड ओबीसी का था, उनको तो लैपटॉप मिल गए ना, उनकी जुबान बंद। दूसरी चीज, ओबीसी जितने भी, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा हो सकता है कि गलत हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं गलत हूँ, बहुत सारी जगह पे ओबीसी समाज आगे आता ही नहीं। मैंने तो कम से कम ये देखा है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि एससी लड़ाई लड़ता है उनकी ओबीसी के नाम की। हालांकि अब जागरूकता आनी शुरू हुई है, हम लोग कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटीज में भी इसको जोर शोर से उठाएं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे बोलता ही नहीं, क्योंकि ओबीसी अपने आप को अप्रकाशित मानता है और नीचे वो आना नहीं चाहता, ऊपर वाले उसको स्वीकार नहीं करते। जो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा हालत खराब है वो ओबीसी की है। आपको पता है ओबीसी की हालत खराब क्यों है? क्योंकि ओबीसी मानता है अपने आप को अपर, और जो अपर पे बैठा है पहले से वो उसको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और जो नीचे है उससे, ओबीसी से जो जिसको वो नीचे मान रहा है अपने, वो नीचे आने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसलिए ओबीसी का इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। और ओबीसी जब तक नहीं संभलेगा तब तक देश में ऐसे ही चलेगा। तो मैं कहना चाह रही थी कि ओबीसी का जितना भी फंड था वो सारा का सारा फंड लैपटॉप खरीदने में गया। किसी भी ओबीसी के टीचर ने आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ। कोई भी ओबीसी टीचर, 28% ओबीसी का रिजर्वेशन आना चाहिए था, नहीं आया, गोल मोड़ कर दिया, और थोड़ा बहुत जो हुआ वो ऐसे चला गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक आंदोलन नहीं बनता किसी इश्यूज को के लिए, तब तक आप ऐसे ही करते रहिए पश्चाताप। यही है कि ये जो पॉलिसी जो लेके आए गवर्नमेंट, इस पॉलिसी को जब तक हम इसको कंडेम नहीं करेंगे, इसके ऊपर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि खेल चल कहाँ रहा है। खेल तो बहुत बड़ा है, बहुत। ये बिल्कुल मतलब जो एक तरह से जो हमारा जो एससी समाज है उसमें से जो लोग बाहर निकल के आए हैं, एजुकेशन में पहुंचे हैं, तमाम फील्ड में पहुंचे हैं, अधिकारी बने हैं, सबसे ज्यादा अटैक भी किस पे हो रहा है? उन्हीं पे हो रहा है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन जो आगे समाज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। Rupinder, you can ask question please. Rupinder. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes. Good evening, sir. Good evening. मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग है, तो उसमें सर ऐसे होता है कि कुछ जब हम रोजगार दफ्तर में जाते हैं तो वो हमें पैम्पलेट से दे देते हैं कि जी आप ये यहाँ से कोर्स कर लीजिए, और वहाँ पे कोर्स तो क्या मतलब साथ में ट्रेनिंग होती है और साथ में मीन्स के रोजगार भी मिल जाता है। तो मतलब हम जाते तो रोजगार लेने के लिए, लेकिन वो हमें मतलब कि हमारा मन तो नहीं कर रहा होता कि हम ये कोर्स करें या वो कोर्स करें,
लेकिन वो हमें अनवांटेड से कोर्सेज करने के लिए पैम्पलेट से पढ़ा देते हैं, लेकिन रोजगार नहीं देते वो। मतलब एक तो रोजगार भी मिलता है अभी। रुपिंदर, वी आर नॉट गेटिंग यू। आपका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस इज नॉट क्लियर, आई थिंक सो। रिशपाल, तुसी प्लीज क्वेश्चन करो अपना। रिशपाल। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो, ओके, I'm यस audible, प्लीज। sir? यस यस बोलिए, प्लीज, बोलिए। यस। अब मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, मेरा एक कजन है, उसने डी फार्मेसी में एडमिशन लेनी थी। उसने सेम इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट अलग था, एक रोपड़ जिले में था, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में था, दूसरा था होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। इंस्टीट्यूट का नेम सेम है, बस उनका जो डिस्ट्रिक्ट अलग है बस। और फार्मेसी के लिए एडमिशन पूछा तो 50,000 बोला उन्होंने डी फार्मेसी के लिए एडमिशन के लिए। एक इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है अभी आप फर्स्ट फी पे कर दो, तो जो नेक्स्ट वाली आएगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, तब वो आप हमें दे देना। और दूसरा इंस्टीट्यूट ये कह रहा है आप 50,000 देने की जगह पर आप 39,500 दे दो, और वो कह रहे हैं अभी एडमिशन स्टार्ट है, आ जाओ। और जो कह रहा है अभी आपकी नेक्स्ट आ जाएगी फीस ना, तो वो कह रहे हैं अभी हम जनरल वालों की कर रहे हैं एडमिशन, एससी वालों के लिए अभी कर नहीं रहे, आपको कॉल करके बताएंगे। देखिए, मेरा सुझाव ये है कि जिन्होंने ये कहा है कि आप अभी जनरल का कर रहे हैं, हम लोग उसके बाद एससी का करेंगे, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरा जो आपने बताया कि एक इंस्टीट्यूशन इतने पैसे मांग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करवाना चाह रहा है, और कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो आपका रिफंड करेगा या नेक्स्ट टाइम वो आपको स्कॉलरशिप ही दे देगा, क्योंकि इसका कोई एंड कंडीशन नहीं होती। कोई कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं फार्म नहीं है कोई जिससे आप ये उनको कह सकें कि आपने हमें इस आधार पे एडमिशन दिया था। आपके पास किसी तरह का कोई सबूत उस वक्त नहीं होगा, तो बी केयरफुल। ये बहुत फ्रॉड इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, बहुत पैसा कमाने के लिए हैं, और खासकर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा। इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका एक तो बिल्कुल प्रैक्टिकल से मैं बता रही हूँ कि अगर आप पंजाब से हैं, कुछ मित्र हैं हमारे पंजाब में जो डॉक्टर हैं या जो बी फार्मा वगैरह में काम कर चुके हैं या इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो थोड़ा सा उनके संपर्क में रहिए, एक बात। दूसरी चीज ये कि अगर वो आपको मतलब उस तरीके से एडमिशन में मदद ना कर पाए, तो आपको वो ये जरूर बता देंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, मतलब आपके लिए अल्टर कौन सा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा उनके संपर्क में रहिए। दूसरा, आप अपना और भी खोजते रहिए, कोशिश कीजिएगा कोई सरकारी इंस्टीट्यूट हो, जो सरकारी संस्थान है। अगर आप सरकारी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो दैट विल बी मोर सिक्योर। मेरा तो ऐसा तजुर्बा है कि जो प्राइवेट है ये बिल्कुल दुकानें खुली हुई है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होती है उसमें मेरिट में आने के लिए। लेकिन ये मैं बता दूं, अभी भी मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए अगर आप अच्छे आपके नंबर हैं, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो मेडिकल में सीट्स खाली रहती हैं, और रिजर्वेशन की सीट तो हर एक इंस्टीट्यूशन। मेरे कजन की 65 अराउंड 60+ % है उसकी +2 में, नॉन मेडिकल से कर रखा है उसने, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं कॉल कर रहा था इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने मुझे ऐसा रिप्लाई करा था, इसलिए मैं पूछ रहा था भी इसमें से कौन सा सही है। मुझे 65 है तो ठीक है, लेकिन वो वही मेरिट का आपको देखना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूशन में आपको मेडिकल मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मेरिट कितने तक जाती है, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। मैं उसके इंस्टीट्यूट में उसके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ये है नहीं सब्जेक्ट, इसलिए प्राइवेट में उसको जाना पड़ रहा है, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से है वो। तो आप फीस देने के मतलब के लिए कैपेबल हैं? मेरे मामा जी का लड़का है, वो बाय हुक बाय क्रू कैसे भी अरेंज कर लेंगे, वो तो मुझे पता है। मैं ये सीधा पूछ रही हूँ, फीस दे सकता है? मैं मुझे उनका फाइनेंशियल नहीं पता अभी कितना उनके पास पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, यूजीसी एससी स्टूडेंट्स को कोचिंग अटेंड करने के लिए भी फंड देती है। मैं अभी एक तो स्टूडेंट के कुछ फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए खोल रही थी,
तो जैसे आप मान लीजिए अगर आपका इतने आपको और चाहिए था मेरिट में और अच्छे नंबर आने चाहिए था और आपको लगता है कि मतलब रिक्वायर है आपको कोचिंग लेने के लिए, तो उस कोचिंग को पैसा फीस पे, जैसे आपका आकाश इंस्टीट्यूशन है या तमाम जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो जो कोचिंग करवाते हैं एडमिशन के लिए, वो कई बार टाई अप भी करके रखते हैं सरकार के साथ। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए और उसको फेलोशिप दिलवा दीजिए और उस फेलोशिप से उसकी फीस पे करवा दीजिए। ठीक है मैम। एक्चुअली कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से वो थोड़ा सा गलत नहीं, मैं देखो बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता तो है, लेकिन रास्ता टेढ़ा भी अपना लेना चाहिए। अगर सरकारी भले ही कागजों में हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए उसको लेने की। मैंने ये कहा कि कोचिंग के लिए पैसा मिलता है, नंबर 1। कोचिंग में एडमिशन दिलवाइए उसको कहीं भी, उस कोचिंग के आधार पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे यूजीसी से पैसा लीजिए, ठीक है। और वो पैसा उसको जो पैसा मिलेगा वो आपको वो पैसे से फीस पे करवा दीजिए उसकी फार्मा के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। कोशिश करके देखिए क्या जाता है कोशिश करने में। करता मैं जी हेलो यस ओके अमृत जी, यस प्लीज। अमरीक भट्टी फ्रॉम अमृतसर। जी जी भाई साहब, सभी को जय भीम और डॉक्टर कौशल जी को जय भीम। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है। हमने एजुकेशन और जवाब देने के योग्य मान ही नहीं रही अपने आप को आपके सामने। नहीं ऐसा नहीं है मैम, आप मैं कुछ कह नहीं सकता, आप मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगी मुझे आशा है। जी जी कोशिश करूंगी। सभी बातें हुई, स्कॉलरशिप पे भी हुई, एजुकेशन पे भी हुई, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हुई। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नया सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू कर रखा है, लेटरल एंट्री सिस्टम, भाई भतीजावाद, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं। आपके आप पिछले लेक्चर में थे नहीं, इसके ऊपर पिछली बार मैंने जिक्र किया था। जी मैंने इसका जिक्र किया था, आप सुबचन सर भी थे, तमाम लोग थे कि पहले तो यूपीएससी में जो होता था वो अपने दम पे ले लेते थे हम लोग, लेकिन अब तो गुप्त तरीके से सचिव बनाए जा रहे हैं डायरेक्टर। अभी वैकेंसी भी निकली थी, 28 के आसपास वैकेंसीज निकली हैं इसकी। तो पिछली बार मैंने इसके ऊपर बोला था काफी देर तक, लेटरल एंट्री के ऊपर, और दूसरा लेटरल एंट्री तो है ही है, दूसरा जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी। इन दोनों बिंदुओं को मैंने पिछली बार विस्तार से बताया था। आपसे क्योंकि सवाल पूछा आपने, बस संक्षेप में इतना ही बताना चाह रही हूँ कि ये सरकार की अपनी इस तरीके की योजनाएं हैं कि हम लोग जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन के सहारे या अपनी मेहनत के बल पे, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षित बनने का जो मंत्र दिया हुआ था, उसके दम पर जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके रोकने के तरीके हैं। रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, आपको पिछली बार के आंदोलन का याद होगा, जो रोस्टर को जिस तरीके से चेंज किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर हो जाएं। आप ये बताइए ना, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर वर्कलोड ही नहीं बनेगा तो पोस्ट आएगी नहीं। अगर पोस्ट आएगी तो उसको रोस्टर के आधार पे इस तरीके से बनाइए, गेम इस तरीके से करिए कि आपको भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। पिछले दिनों मैं इसका जवाब दूं सर? लास्ट एक पॉइंट बस, अमरीक सर, मैं आपके लिए बताना चाह रही हूँ, तमाम लोग भी। पिछले दिनों प्रोफेसरशिप के लिए इंटरव्यू दिया था। मैं तरीका बताती हूँ, क्या तरीका निकाला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रोफेसरशिप के लिए था, एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया, लिफाफा बंद हो गया। आपको पता, वाइस चांसलर लिफाफा ही नहीं खोल रहा, 6 महीने हो गए। जी बस क्या कर लेंगे आप उसका? आप ना कोर्ट जा सकते, ना उसके खिलाफ आप कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ना आप ये कह सकते उसने रिजर्व की पोस्ट नहीं भरी है तभी तो इंटरव्यू हुआ। ये तरीके, और ये तरीके दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए we have to observe all these things and minutely observation। अगर आप बिल्कुल मतलब गिद्ध दृष्टि नहीं रखेंगे ना, तो जिस तरीके से अभी एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक इन्होंने एक चीज और की है कि फॉरेन कंट्रीज की डिग्री अगर आपके पास है
तो आपको इंडिया में जो टेस्ट होते हैं किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है टेस्ट देने की, आप डायरेक्ट उसमें भर्ती हो जाएंगे। अभी मेरी अमिता से बात हुई थी तो मैं यही देख रही थी कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, बाहर से अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेके आया हुआ है तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लास्ट पॉइंट, और आगे सुवचन सर इसको आगे करेंगे कि ये तरीके हैं, इस तरीके के माध्यम से रोजगार को खत्म किया जा रहा है। और ये ज्यादातर जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, और प्राइवेट इंडस्ट्री में कि हमारे यहाँ तो कोई एक्शन प्रोग्राम भी नहीं होता, ऐसा कुछ है ही नहीं, ले दे के एक ही चीज है। अब इस लास्ट बस ये एक पॉइंट सर, सुवचन सर सॉरी फॉर सेइंग, सिर्फ लास्ट पॉइंट, उसके बाद आप जवाब दीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट में पिछले दिनों बहुत हंगामा हुआ रिजर्वेशन को लेके, ए और बी के बंटवारे को लेकर। हालांकि ये इतर है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ इस माध्यम से। खूब मूवमेंट चला, इलेक्शन होने थे, इसको पूरा भुनाया गया। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए, उन्होंने ये किया, हालांकि ये पहले से ही था, हरियाणा में रिजर्व पोस्ट में SC A और B का बंटवारा कांग्रेस के शासन में पहले से ही था। उसको अगली सरकार आई जो उसने उसको बंद कर दिया, मतलब वो एक कर दिया, SC A और B को हटा के कैटेगराइजेशन बंद कर दिया। अब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, इसके लिए मूवमेंट चला हरियाणा में, खूब मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट को देखते हुए वर्तमान सरकार को ये लगा कि उनको वोट कैसे मिलेगा। देखो खेलते कैसे हैं इमोशन से, ये बताना चाह रही हूँ। उनको वोट कैसे मिले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंटवारे के लिए हाँ तो की, A और B हम कैटेगरी को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना भी शब्द नहीं कहा, ये कहा कि A और B हम रखेंगे। उन्होंने क्या किया, एडमिशन में A और B रखा, रोजगार में बंद कर दिया। तो ये तरीके हैं, मैं जो कहना चाह रही थी कि ये तरीके हैं कि आप मतलब जैसे किसान आंदोलन में कीले लगा दी, ये हमारे रास्ते में भी कीले लगा रहे हैं हमें रोकने के लिए। सुवचन सर आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, बीच में मैंने ज्यादा लंबा बोल दिया, माफी चाहूंगी जी। नहीं, बहुत अच्छा, डॉक्टर कौशल पवार ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया हर प्रश्न का। रियली मैं बहुत खुश हूँ। उन्हीं की बात को मैं जरा डेवलप कर दे रहा हूँ। ये जो लैटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से लास्ट ईयर 56 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो IAS उनको अवार्ड हुआ, कि प्राइवेट सेक्टर्स के वो लोग हैं जो RSS के कार्यकर्ता हैं जी, इनको इनडायरेक्टली जो है इंडक्ट किया जा रहा है UPSC को माध्यम बना के। इसीलिए मिस्टर जोशी को चेयरमैन बनाया गया UPSC का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है जिनको बनाया गया है गुप्ता जी हैं, और एक जो है जो चेयरमैन है जोशी साहब, इनको लाया गया खास कर कि ये हाँ कह दें बस। इंटरव्यू के फॉर्मेलिटीज होती है, जो लिस्ट जो है जाती है गवर्नमेंट से, उसको वो लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो लिस्ट जो जाती है सिलेक्टेड पहले ही से लोगों का, उसको अप्रूवल होता है, एक संस्था है उसका नाम है IVF, इंटरनेशनल विवेकानंद फाउंडेशन। ये विवेकानंद जो फाउंडेशन है वो RSS का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक इंडिया फाउंडेशन बनाया हुआ है दिल्ली में। उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सारे के सारे RSS के लोग हैं। इसमें राम माधव जो है मेन आदमी है। कोई भी गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट पिछले 6 साल से जो हुआ है, कहीं भी, चाहे गवर्नर्स का हुआ हो या किसी भी PSU के चेयरमैन का, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन से पहले ये विवेकानंद फाउंडेशन और RSS के हेडक्वार्टर से जो अप्रूवल हो जाता है, तो उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। अभी जो है देश जो है एक षड्यंत्र का शिकार है, कॉन्स्पिरेसी का हमारा देश शिकार है। अब जो है जिसको हम लोग गवर्नमेंट समझते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये RSS के कारिंदे, RSS के एजेंडा को लागू करने के ये एक सिस्टम बन गया है, उसको हम लोग अब गवर्नमेंट कहने लगे। तो ये खुले तौर पर पूरे देश में बात डिक्लेयर करना है कि भाई इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट में जाके लोग
आरएसएस के सिस्टम को, आरएसएस के एजेंडा को लागू कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात कि बीजेपी समाप्त हो गई 10 साल पहले ही। अभी जो बीजेपी है वो आरएसएस की बीजेपी है। बीजेपी के जो लीडर थे, जो पॉलिटिकल सेंस रखते थे, इंडियन पॉलिटी रखते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति थोड़ा बहुत उनमें दया और थोड़ा सा लगाव सा था, वो बीजेपी धीरे धीरे खत्म हो। उसको आरएसएस के वर्कर्स ने, आरएसएस के जो विचारधारक है, विचारक हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो बाय प्रोडक्ट हैं, आरएसएस द्वारा जो पालित पोषित जो लोग हैं, वो बीजेपी में चले। इन्होंने क्या किया कि बड़ी होशियारी से, बड़ी खूबसूरती से ओबीसी में काम किया। बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोग 52% हैं, 52% का सिर्फ 30% उनको वोट मिल जाए तो बाकी ये 15% है, तो ये जो 45% का वोट इनको मिल जाए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। इससे सरकार बनाए, विकास के नाम पर सरकार बनाए, साथ के नाम पर सरकार बनाए, देश को जो है सब विकास सुनिश्चित कीजिए। सरकार में चाहते ही तुरंत जो है आरएसएस